जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप सबका वर्ड पॉर की इस क्लास में। देखिए भाई, आप लोग डिमांड कर रहे थे, आप लोग बोल रहे थे बार बार कि सर वर्ड पॉर कब स्टार्ट करेंगे, वर्ड पॉर कब पढ़ाएंगे। तो देखिए, आज से आपकी वर्ड पॉर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें आप समझ लीजिए अच्छे से कि कैसे आपको क्या पढ़ना है। बिल्कुल मैं बिगनिंग से, बिल्कुल मैं जीरो से चीजों को स्टार्ट करने वाला हूं, तो बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। एक बार पूरे इस सेक्शन का, इस पूरे डिपार्टमेंट का, जिसे आप वर्बल एबिलिटी या वर्ड पॉर बोलते हैं, इसका एक थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे कि हमें चीजें क्लियर हो जाएं कि आखिर इस वर्ड पॉर या वर्बल एबिलिटी के सेक्शन में आपका जो कमीशन है, आपका जो आयोग है, वो आपसे क्या क्या पूछता है। तो चलिए भाई मेरे, इसे स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिए, बेसिकली जब आप मेरे भाई वर्ड पॉर की बात करते हैं, या जिसे आप क्या बोलते हैं, वर्बल एबिलिटी, क्या बोला जाता है मेरे भाई? वर्बल एबिलिटी। बेसिकली इस सेक्शन को हम इसी नाम से जानते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है शाब्दिक क्षमता से। शाब्दिक क्या बताओ? क्षमता से। एबिलिटी का मतलब आपकी कैपेसिटी से, आपकी क्षमता से होता है, और वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक। अब शाब्दिक क्षमता, या इसे आप किस नाम से भी जानते हैं आपको पता है? वर्ड पॉर के नाम से। किस नाम से मेरे भाई जानते हैं आप इसे? वर्ड पॉर के नाम से भी जानते हैं। अब वर्बल एबिलिटी, ये जो आपका सेक्शन है, अगर मैं इसे कमीशन आयोग के कॉन्टेक्स्ट में, आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसे डिवाइड करूं, तो मैं आपको बता दूं ये बेसिकली आपका 4 से 5 पार्ट्स में क्या हो जाएगा मेरे भाई? डिवाइड हो जाएगा। अब वो 4 से 5 पार्ट्स कौन से हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जब आप इस सेक्शन को मेरे भाई डिवाइड करते हैं, तो आपको बता दूं ये 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब ये 4 से 5 पार्ट्स कौन से हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। पहला, जिससे आप सब अवेयर हैं मेरे भाई, वो आपको पता है क्या है? सिनोनिम्स है। क्या है मेरे भाई? सिनोनिम्स है। दूसरा आपको बता दूं, एंटोनिम्स है मेरे भाई। क्या है? एंटोनिम्स है। तीसरा आपको पता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या है मेरे भाई? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चौथा आपका इडियम्स है, फ्रेजेस है, या फिर क्या है बताओ? प्रोवर्ब्स है। और पांचवा एक और है जिसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, और वो है आपका स्पेलिंग एरर। क्या है मेरे भाई? स्पेलिंग एरर्स। अब जरा इन पांचों सेक्शन पर एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देन आफ्टर मैं आपको बकायदे इसकी प्लानिंग बताने वाला हूं कि कैसे हम पढ़ने वाले हैं, क्या मेथोडोलॉजी होगी, क्या तरीका होगा इसे पढ़ने का, सब कुछ मैं यहां बकायदे डिस्कस करने वाला हूं। पहले आप इसे थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा। देखिए, अगर बात करें सिनोनिम्स की, जो कि इसका पहला डिपार्टमेंट है, आपको पता है, तो सिनोनिम्स किनको बोलते हैं मेरे भाई? दो वर्ड्स जिनकी मीनिंग, जिनकी सेंस आपस में क्या हो बताओ? सेम हो, कोई डिफरेंस ना हो, वो आपस में क्या है मेरे भाई? सिनोनिम्स हैं। हिंदी में आप इन्हें क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। क्या बोलते हैं बताओ? पर्यायवाची। क्लियर है? चलिए एंटोनिम्स की बात करते हैं मेरे भाई। एंटोनिम्स आपको पता है क्या होते हैं? दो वर्ड्स जिनकी मीनिंग्स आपस में जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी विपरीत होते हैं मेरे भाई। यानी हिंदी में आप पढ़े होंगे विलोम शब्द। क्या पढ़े होंगे मेरे भाई? विलोम शब्द। उनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंटोनिम्स बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखो मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज में बेसिकली इंग्लिश में आपको बताओ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। इस तरह की मेरे भाई कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कैसे समझना? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, किसी वर्ड का जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है, सही एक्सप्लेनेशन होता है, जेन्युइन एक्सप्लेनेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा होगा अनेक शब्द का एक शब्द, वही आपका क्या है मेरे भाई? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर है? टॉक अबाउट इडियम्स, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स, आपने हिंदी में पढ़ा होगा लोकोक्तियां, मुहावरे और कहावतें, वही आपकी क्या है? इडियम्स, फ्रेजेस और क्या है बताओ? प्रोवर्ब्स है। क्लियर है? और पांचवा और लास्ट है जो आपका स्पेलिंग एरर्स। क्या है बताओ? स्पेलिंग एरर्स, यानी स्पेलिंग पिटफॉल्स। ये पांचवा आपका डिपार्टमेंट है। देखो, वर्बल एबिलिटी के सेक्शन को मैंने इन 5 पार्ट्स में आपके कमीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है।
कैसे डिवाइड किया है मेरे भाई? कमीशन यानी आयोग के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। लेकिन आप याद रखिएगा कि आप इस सेक्शन वर्बल एबिलिटी के सेक्शन को याद रखिए, इन पांचों डिपार्टमेंट्स या पांचों सेक्शंस तक लिमिटाइज मत करिएगा। लिमिटाइज इन द सेंस की कॉन्फाइन मत करिएगा, सीमित मत करिएगा। आप ये मत सोचिए मेरे भाई कि सिर्फ यही 5 सेक्शंस हैं, इन्हीं पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। ये 5 ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे आपका कमीशन, आपका आयोग आपसे सीधे क्वेश्चंस पूछता है। लेकिन ये जान लीजिए, मैं आपको बता दूं कि ये लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। यू कह लो कि जिसका ये सेक्शन अच्छा है उसकी इंग्लिश अच्छी है, उसकी लैंग्वेज अच्छी है, उसकी भाषा पे उतनी ही बेहतर पकड़ है। क्लियर है बात? तो याद रखिए, इस सेक्शन को अगर आप बेहतर बनाएंगे तो मैं आपको बता दूं, आपका जो रीडिंग सेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल सारे आयोग, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपका आईबीपीएस हो या बैंकिंग के और जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, याद रखिए जिस सेक्शन पर सबसे ज्यादा फोकस मेरे भाई कर रहे हैं वो आपका रीडिंग सेक्शन है। और रीडिंग सेक्शन में आपके 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं मेरे भाई। पहला है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे आप पैसेज बोलते हैं। दूसरा है आपका क्लोज टेस्ट, जिसे आप क्लोज पैसेज बोलते हैं, जिसमें फिलर्स होते हैं। और फिलर्स के आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं और उसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है, जो सबसे सुटेबल ऑप्शन होता है, उसी को आपको भरना होता है। और तीसरा उसमें होता है पैरा जंबल्स। आपको बताऊं, पैरा जंबल्स यानी जिसे आप पैराग्राफ जंबल्स, पीजेस या फिर पीक्यूआरएस अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। आपको बताऊं, ये तीनों सेक्शंस पे आजकल सारे आयोग, सारे एग्जाम्स विशेष फोकस करते हैं। और आपको बता दूं कि वर्बल एबिलिटी जो ये सेक्शन है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू नो व्हाट, रीडिंग एबिलिटी या रीडिंग स्किल। यानी अगर मैं कहूं कि वर्बल एबिलिटी का सेक्शन आपका अच्छा है तो डेफिनेटली मेरे भाई रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होगी, रीडिंग एबिलिटी आपकी अच्छी होगी, आपकी आरसी, क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ जंबल्स यानी पीजेस पे बेहतर पकड़ होगी। तो याद रखिए, इसे सीमित मत करिएगा पांच जो है डिपार्टमेंट्स, इन 5 सेक्शंस तक। इसका बहुत वाइड रोल है, बहुत वाइटल रोल है लैंग्वेज में। यू कह लीजिए कि यही सब कुछ है। देखो अंग्रेजी में पता है या कोई भी दूसरी भाषा, जैसे हमारी मदर टंग मेरे भाई क्या है, हिंदी है। और मैं बार बार बोलता हूं आपसे, अगर याद हो तो मैंने बार बार क्लासरूम में भी डिस्कस किया है और फिर से आज आपको बता रहा हूं कि देखो एक कॉन्सेप्ट है, एक नियम है, आप अच्छे से समझ लो। जब भी आप किसी दूसरी विदेशी भाषा को सीखने चलते हैं तो वहां पर एक नियम काम करता है मेरे भाई। और वो नियम जानते हैं क्या काम करता है? वो नियम ये काम करता है कि आपने मान लो कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद अगर आपने उसका मतलब समझ लिया, मेरी बात समझिए, अगर आपने कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने उसका मतलब समझ लिया कि भाई इसका ये मतलब है, तो यकीन मान लीजिए आपकी 50% समस्या, 50% प्रॉब्लम वहीं पे क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। लेकिन मैंने कहा आपने कुछ पढ़ा और आपको पढ़ के कुछ समझ में ही नहीं आया, तो यकीन मान लीजिए आपकी 50% समस्या वहां पर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी अगर पढ़कर समझ गए तो 100% जो चीज थी वो 50% बचेगी, लेकिन पढ़ करके अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वही मेरे भाई 100% से क्या हो जाएगी, 150% हो जाएगी। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे आपको विशेष फोकस करना है, इस पे आपको विशेष कमांड डेवलप करनी है। ओके मेरे भाई, तो चलिए थोड़ा सा मेथोडोलॉजी जानते हैं कि आखिर पढ़ेंगे कैसे इसे। देखिए समझिए, ध्यान दीजिएगा। देखो ये जो आपका सेक्शन है मेरे भाई, वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी जिसे मैं वर्ड पावर बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मेरे भाई? वर्ड पावर बोल रहा हूं। इसे बेसिकली आपको बताऊं, 2 तरीके से इसकी स्टडी की जा सकती है, 2 तरीके से इसे बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है। वो 2 तरीके जो सबसे पॉपुलर हैं वर्ड पावर बिल्डिंग के लिए, वर्बल एबिलिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए, सुपीरियर बनाने के लिए, बेहतर कमांड डेवलप करने के लिए, वो 2 कौन से तरीके हैं जरा समझिएगा मेरे भाई। एक सबसे पॉपुलर जो टैक्टिक्स है, जो सबसे पॉपुलर तरीका है मेरे भाई, वो है आपको बताऊं निमोनिक्स। क्या है बताऊं? निमोनिक्स। आप सबने शायद इसके बारे में सुना भी होगा। और दूसरा जो सबसे सुपर डुपर हिट तरीका है, जिस पे हमें विशेष फोकस करना है वर्बल एबिलिटी या वर्ड पावर बिल्डिंग के लिए, आपको बताऊं, वो है आपका एटिमोलॉजी।
क्या है मेरे भाई, एटिमोलॉजी। अब जरा समझिएगा कि ये दोनों तरीके कौन कौन से हैं। देखो निमोनिक्स पहले समझते हैं कि निमोनिक्स क्या है। निमोनिक्स कुछ नहीं है मेरे भाई। निमोनिक्स आपको एक चीज तो यहां पे दिख रही होगी आईसीएस, और मैं आपको यहीं से बता दूं कि आईसीएस एज अ सफिक्स। अच्छा, प्रेफिक्स सफिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना, परेशान मत होइएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि आईसीएस किसी वर्ड के लास्ट में दिखता है तो वहां पे एक चीज बिल्कुल जरूर होती है, और वो ये होता है कि वो वर्ड किसी न किसी ब्रांच ऑफ स्टडी यानी अध्ययन की शाखा को क्या करता है, दिखाता है। अब निमोनिक्स है तो यहां भी किसी न किसी चीज का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझिएगा, निमोनिक्स में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। निमोनिक्स में याद रखिए, किसी भी चीज को आप लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करते हैं, यानी इसमें वो टैक्टिक्स, वो तरीके, वो मेथोडोलॉजी, वो अप्रोचेस आपको बताए जाते हैं जिनके थ्रू आप किसी भी चीज को लंबे समय तक क्या रख सके, याद रख सके। जरूरी नहीं कि कोई वर्ड ही हो मेरे भाई, कोई डेटा हो, कुछ भी हो, कोई स्ट्रक्चर हो, कोई फिगर हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा तरीका आप डेवलप कर ले जिसके थ्रू आप उसे लंबे समय तक क्या कर सके मेरे भाई, याद रख सके। यानी निमोनिक्स कुछ नहीं है, ये एक मेथोडोलॉजी है, याद रख लिए। क्या है मेरे भाई, एक मेथोडोलॉजी है। और कैसी मेथोडोलॉजी है मेरे भाई, किसी भी चीज को लंबे समय तक क्या बताओ, याद करने के लिए, यानी टू रिमेंबर, क्या बताओ, टू रिमेंबर, क्या बताओ, समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या बताओ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, और क्या बताओ, लॉन्ग टाइम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, नेमोनिक्स बोलते हैं। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिखा इनएविटेबल। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, मैंने क्या लिखा है मेरे भाई, इनएविटेबल। जरा इस वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा। मान लो मैंने कहा ये वर्ड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मान लो कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसे लंबे समय तक कैसे याद रखूंगा। मैं कहूं मुझे इसे निमोनिक्स के थ्रू याद रखना है, तो मैंने यहां पे एक तरीका डेवलप कर लिया। मैंने कहा कि इनएविटेबल को मैं कुछ ऐसे याद रख सकता हूं। मैंने कहा इन है, इनको मैंने ऐसे कह लिया, है ना। एवी है, एवी को मैंने कहा, मैंने एक्स्ट्रा मान लिया। क्या मान लिया मेरे भाई, एक्स्ट्रा मान लिया। यानी इन एक्स्ट्रा, और मैंने कहा ये क्या है बताओ, टेबल। अब मैं इनएविटेबल को कैसे याद रख रहा हूं, किसके थ्रू, इन एक्स्ट्रा, क्या बताओ, टेबल के थ्रू। अब इन एक्स्ट्रा टेबल जैसे मेरे दिमाग में, जैसे इनएविटेबल मुझे देखा तो मेरे दिमाग में तुरंत आएगा, अच्छा इन एक्स्ट्रा टेबल, यानी इसके थ्रू ये वर्ड मुझे याद हो गया। लेकिन इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल में मतलब ये होता है मेरे भाई कि दैट कांट बी अवॉइडेड। क्या बताओ, अवॉइडेड। या आप ऐसे कह लो कि जिसे अवॉइड ना किया जा सके, या जिसे अवॉइड करना इम्पॉसिबल हो, यानी आप कह लो इम्पॉसिबल टू अवॉइड और प्रिवेंट, यानी जिसे टाला ना जा सके, जो एकदम अटल हो, जो एकदम अनिवार्य हो, मैंडेटरी हो, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, इनएविटेबल। क्या बोलते हैं, इनएविटेबल। यानी आप कह लो दैट कांट बी अवॉइडेड या इम्पॉसिबल टू अवॉइड, और क्या बताओ, प्रिवेंट, यानी जो अनिवार्य, अपरिहार्य, या आप यूं कह लो अटल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनएविटेबल बोलते हैं। लेकिन निमोनिक्स के थ्रू आप बताओ इस इनएविटेबल को कैसे याद रखेंगे मेरे भाई। मैंने कहा कि इन याद कर लिया, अलग कर दिया। एवी है, मैंने कहा एक्स्ट्रा है, टेबल है ही है, तो मैंने कहा इन एक्स्ट्रा टेबल के थ्रू मैंने इनएविटेबल क्या किया, याद कर लिया। लेकिन आपको बता दूं एक बड़ी खास बात इसके साथ क्या है कि निमोनिक्स के थ्रू जब आप चीजों को याद करते हैं, तो मान लो चीजें, डेटा, या मैंने कहा जो भी फैक्ट्स हैं, है ना, मैंने कहा जो भी चीजें हैं, अगर वो क्वांटिटी में, यानी मैंने कहा थोड़ी हैं, मात्रा में कम है, थोड़ी बहुत चीजें हैं, तो आप इस टैक्टिक्स के थ्रू उनको याद कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप उन्हें लंबे समय तक याद करके रखे भी, लंबे समय तक वो आपको याद भी रहे। लेकिन आपको बता दूं कि जब आप ढेर सारी चीजें यानी डेप्थ में किसी चीज का एनालिसिस करते हैं, यानी व्यापक तौर पर वाइड एनालिसिस किसी चीज का करते हैं, तो आपको बताऊं स्पेशली वर्बल एबिलिटी का या वर्ड पावर का, तो आपको बताऊं निमोनिक्स वाली जो टैक्टिक्स है, निमोनिक्स वाला जो तरीका है, निमोनिक्स वाला जो अप्रोच है मेरे भाई, वो फ्लॉप होने लगता है। आप मुझे बताओ इन एक्स्ट्रा टेबल से जैसे इनएविटेबल को याद कर लिया, मान लो मैंने याद कर लिया,
कितने वर्ड मेरे भाई याद करोगे, कितने वर्ड याद करेंगे आप? आपको पता है एक टाइम बाद आपको लगेगा यार, है ना, जितना वर्ड को याद करना आप कह लो कॉम्प्लेक्स नहीं है, जटिल नहीं है, कठिन नहीं, उससे ज्यादा तो इसे याद करना क्या है बताओ, कठिन है। पता है, इसी चीज से बचने के लिए मैं आपको वर्ड पॉर बिल्डिंग का, वर्ड पॉर को कैसे बेहतर बनाएं, इसका मैं आपको सबसे सुपर डुपर हिट तरीका बताने चल रहा हूं मेरे भाई। और वो क्या है, आपका एटिमोलॉजी है। क्या है मेरे भाई? एटिमोलॉजी, जिसके थ्रू हम वोकैब की स्टडी करेंगे, वर्ड पॉर बिल्डिंग करेंगे। अब जरा मेरे भाई ध्यान दीजिएगा कि ये एटिमोलॉजी आखिर है क्या, समझिएगा। देखो, एटिमोलॉजी कुछ नहीं है। एटिमोलॉजी में मेरे भाई आप क्या करते हैं जरा समझ लीजिए, बहुत अच्छे से मैं आपको बताने चल रहा हूं। इसमें भी वर्ड पॉर की स्टडी ही होती है मेरे भाई, वर्ड पॉर बिल्डिंग ही आप करते हैं और कुछ अलग नहीं करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं जरा समझिएगा। कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये क्या है आपका वर्ड पॉर। ये क्या है आपका बताओ, वर्ड पॉर। ओके, अब जरा एटिमोलॉजी की बात करते हैं। तो देखो, एटिमोलॉजी कुछ नहीं है। एटिमोलॉजी आपको बताऊं, इंग्लिश लैंग्वेज की ही एक ब्रांच है जिसमें हम वर्ड्स के ओरिजिन्स, वर्ड्स के डेरिवेशंस पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं मेरे भाई। कि कोई वर्ड आ कैसे गया है, कोई वर्ड बन कैसे गया है, इसके ओरिजिन और डेरिवेशन पर जब आप बात करते हैं तो आप किसकी बात करते हैं मेरे भाई, एटिमोलॉजी की बात करते हैं। तो एटिमोलॉजी का जो बेसिकली मतलब है वो आप कह लो स्टडी ऑफ ओरिजिन। क्या बोलेंगे मेरे भाई, ओरिजिन और डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स। यानी कोई वर्ड डेराइव कैसे हुआ है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, वो बन कैसे गया है, ये सारी चीजें आपको बता दूं। आप किसके थ्रू स्टडी करते हैं, एटिमोलॉजी के थ्रू। और आपको बता दूं, आपकी जो प्रॉब्लम है एटिमोलॉजी, उसका परमानेंट क्या है, सॉल्यूशन है मेरे भाई। आपकी जो प्रॉब्लम है उसका एटिमोलॉजी परमानेंट क्या है, सॉल्यूशन है। आप एटिमोलॉजी के थ्रू आप वर्ड पॉर की डीप स्टडी कर सकते हैं, उसका डीप एनालिसिस कर सकते हैं। और आपको बता दूं, यहां आपको वर्ड्स को रटने की किसी फर्जी तरीके की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहां पर आप वर्ड के रूट्स पे, उनके ओरिजिन्स पर काम करते हैं। याद रखिए, ये सबसे सुपर डुपर हिट तरीका है वर्ड पॉर बिल्डिंग के लिए, वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, वर्बल एबिलिटी को सुपीरियर बनाने के लिए। और आपको बता दूं कौन से 3 फैक्टर्स हैं, याद रखिए, जो एटिमोलॉजी पे, यानी जब आप इसे पढ़ते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो 3 फैक्टर्स हैं, जरा समझ लीजिए, जो यहां पर काम करते हैं। और वो कौन से 3 फैक्टर्स हैं ये भी आप समझ लीजिए। पहला है मेरे भाई प्रीफिक्स, दूसरा होता है आपको बता दो सफिक्स, और तीसरा होता है मेरे भाई रूट वर्ड। आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। देखो, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, इसमें दिख ही रहा होगा प्रीफिक्स बना ही कैसे है मेरे भाई, प्री प्लस फिक्स से। और प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्स आपको पता ही है। यानी कहने का मतलब कि कोई शब्द, कोई वर्ड जो किसी वर्ड में पहले से फिक्स्ड होता है, पहले से जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। सफिक्स क्या होता है, सफ मतलब होता है, आपको बता दूं, लास्ट, और फिक्स आपको पता है। यानी कोई वर्ड जो किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है उसे क्या बोला जाता है, सफिक्स बोला जाता है। क्लियर है? मैंने कहा बात करें रूट वर्ड की, तो जरा समझिएगा कि रूट वर्ड का क्या मतलब है। रूट वर्ड कुछ नहीं मेरे भाई, कोई वर्ड जो आपके सामने दिख रहा है उसका ओरिजिन क्या है, कहां से आया है, वो ग्रीक है कि लैटिन है कि फ्रेंच है कि जर्मन है कि इटालियन है। याद रखिए,
इसका जब आप स्टडी करते हैं तो आप उसके कहा जाते हैं मेरे भाई, रूट पे जाते हैं, यानी उसके ओरिजिन पे जाते हैं। तो ये एटिमोलॉजी है जिसके थ्रू हमें वर्ड पर बिल्डिंग पे फोकस कर रहा है। वैसे मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, निमोनिक्स भी और एटिमोलॉजी भी। क्लियर है? अब जरा समझ लीजिए कि ये एटिमोलॉजी या निमोनिक्स की हम स्टडी करेंगे कैसे, उसका तरीका क्या होगा मैं आपको बताऊं। इसके लिए मैं आपको वर्ड पर बिल्डिंग की दुनिया की जो सबसे 2 बेस्ट बुक्स हैं आपको बताऊं, बेस्ट आपको बताऊं, ये वर्ड पर बिल्डिंग के लिए बेस्ट बुक है आपको बताऊं। अगर आप इन दोनों बुक्स पे बेहतर वर्क करते हैं, अच्छा वर्क करते हैं, तो यकीन मान लीजिए आप एक रेवोल्यूशनरी चेंज, एक क्रांतिकारी परिवर्तन अपने अंदर महसूस करेंगे। ये दोनों सबसे बेस्ट बुक्स हैं मेरे भाई, जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों बुक्स आखिर हैं क्या। ध्यान दीजिए, समझिए कौन कौन सी दोनों बुक्स हैं। देखो समझ लो, फिर आगे हम लोग इसके स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। देखो पहली जो बुक है मेरे भाई जिससे हम लोग पढ़ेंगे वो है आपकी वर्ड फॉर मेड इजी। कौन सी बुक है मेरे भाई? वर्ड फॉर मेड इजी। याद रखिए ये मस्ट रीड बुक है मेरे भाई, यानी पढ़ना ही पढ़ना है। अभी इनएविटेबल बोला, यानी मैंडेटरी है, यानी हर स्टूडेंट को पढ़ना है जो किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपकी पूछी जाती है। याद रखिएगा, यानी वर्ड फॉर मेड इजी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसे लिखा किसने है मेरे भाई? नॉर्मन लुइस ने लिखा है। किसने लिखा है? नॉर्मन लुइस ने। यानी ये आपको हर कंडीशन में मेरे भाई पढ़नी है। दूसरी बुक जो है वो आप जरा समझ लीजिए, वो है 6 वीक्स टू द वर्ड्स ऑफ पावर। टू द वर्ड्स ऑफ क्या बताओ? पावर। ये बुक है, और ये थोड़ा सा ऐसी बुक है मेरे भाई जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स इन द सेंस की इंग्लिश लैंग्वेज को जो सबसे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये एक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की बुक है आपको बताऊं, जिसे लिखा है विल्फ्रेड फंक ने। किसने लिखा है? विल्फ्रेड फंक ने। लेकिन मैं कहूंगा कि इस बुक को पढ़ने से पहले, विल्फ्रेड फंक को पढ़ने से पहले अगर हम इसे पढ़ लें तो ये बहुत बेहतर होगा। वैसे मैं आपको दोनों बुक्स पे बाकायदे काम कराऊंगा, और यकीन मान लीजिए अगर आपने इन दोनों किताबों पे काम कर लिया तो फिर याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम में 10 वर्ड वोकैबुलरी से आ रहे हैं मेरे भाई, तो मैं गारंटी दे रहा हूं 10 में 9 वर्ड मैं आपको इन दोनों में से किसी न किसी एक किताब में जरूर दिखा दूंगा। ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यकीन मान लीजिए ये पेनेशिया है, पेनेशिया इन द सेंस की क्योर ऑफ ऑल डिसीज, जिसे आप रामबाण बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? रामबाण औषधि, यानी सारी दवाइयों की, सारी बीमारियों की क्या बताओ? एक दवा। वही ये दोनों किताबें हैं। क्लियर है? अब नॉर्मन लुइस कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो नॉर्मन लुइस ये जो बुक है, इसे नॉर्मन लुइस ने क्या किया है कि आपको साफ साफ बता दूं, 46 सेशंस में डिवाइड किया है। कितने सेशंस में डिवाइड किया है मेरे भाई? 46 सेशंस में, यानी 46 सत्रों में डिवाइड किया है। और हम लोग इसकी सेशन बाय सेशन स्टडी करेंगे, और आप बकायदे फिर इसकी क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नॉर्मन लुइस को। और नॉर्मन लुइस जब फिनिश हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? विल्फ्रेड फंक। या ऐसे भी होगा कि मैं आपको बताऊं विल्फ्रेड फंक के कुछ सेशंस आपको, कुछ लेक्चर्स आपको बीच बीच में दे दिया करूंगा, डिलीवर कर दिया करूंगा। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हेडलाइन दीजिएगा, जो कि पहला सेशन होगा नॉर्मन लुइस का, दैट इज व्हाट? सेशन नंबर 1 2 3। देखो ऐसे डिवाइड किया है, 1 से 3, 4 से 6, 7 से 10, ऐसे करके डिवाइड कर रखा है। तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे सेशन नंबर 1 से बताओ क्या? 3 तक की। किसकी स्टडी करेंगे? सेशन नंबर 1 से 3 तक की। तो आप एक हेडलाइन दीजिए, दैट इज व्हाट? सेशन नंबर 1 2 3। क्लियर है मेरे भाई? सेशन नंबर क्या? 1 2 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप बकायदे हेडलाइन दीजिएगा, सेशन नंबर 1 2 3। सेशन नंबर 1 2 3। अब चलिए भाई देखिए जरा समझिएगा, सेशन नंबर 1 2 3।
मार्कर को यार क्या हो जाता है। सेशन नंबर 1 to what 3, ये नॉर्मन लुइस की स्टार्टिंग है, ये नॉर्मन लुइस की मेरे भाई क्या है, बिगनिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो ये नॉर्मन लुइस की शुरुआत है, नॉर्मन लुइस की बिगनिंग है, और आपको बता दो बिगनिंग शुरुआत इन 4 वर्ड से है मेरे भाई। अब जरा समझिएगा कि ये 4 वर्ड्स आपकी स्क्रीन में, आपके बोर्ड में आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले इनका जो ऑथेंटिक या जो लेजिटिमेट प्रोनाउंसिएशन है, यानी जो जेन्युइन इनका उच्चारण है मेरे भाई, उस पे हम लोग काम कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, पहले अच्छे से समझिएगा। देखो क्या लिखा है मेरे भाई, पहला वर्ड क्या है, इगोइस्ट। क्या लिखा है बताओ, इगोइस्ट। दूसरा क्या है मेरे भाई, इगोटिस्ट। क्या है बताओ, इगोटिस्ट। तीसरा है आपके सामने ईगोसेंट्रिक। क्या लिखा है, ईगोसेंट्रिक। और चौथा है मेरे भाई ईगोमैनिएक। क्या लिखा है बताओ, ईगोमैनिएक। जैसे मैं कहूं ये 4 वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, तो आपको लग रहा होगा बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हैं, बड़े टफ वर्ड हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप खुद ही देखना, ये चारों बड़े आसान हैं, बेहद सिंपल हैं, बेहद ल्यूसिड हैं, बस ध्यान से देखना। चलो अब इन चारों की बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा, सपोज करो कि आपको चारों में से किसी का मतलब नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चारों में से किसी का मतलब नहीं पता, तो मेरे भाई एक चीज तो आपको दिख रही होगी इन चारों वर्ड्स में, और वो क्या दिख रहा होगा इन चारों वर्ड्स में मेरे भाई, ईगो। क्या दिख रहा होगा बताओ, ईगो। अब जरा इस ईगो की बात करते हैं, यही से शुरुआत है, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखो जब आप इस ईगो की बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, आप ईगो का क्या मतलब जानते हैं, घमंड उमंड से जानते हैं, उससे मुझसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप जिस ईगो की बात करते हैं, आप जिस ईगो को जानते हैं, याद रखिए वो ईगो वहीं से आया है जहां से मैं इसकी बात करने चल रहा हूं। यानी जिस ईगो, ये जो आपके सामने लिखा है, इसी से वो ईगो आया है जिसके बारे में आप जानते हैं। अब जरा समझना, ध्यान देना, मैं आपको बताऊं कि ये ईगो जो आपको दिख रहा है, ये ईगो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है मेरे भाई। कैसा वर्ड है, जरा ध्यान दीजिएगा। दिस इज व्हाट अ लैटिन वर्ड एंड इट मींस यू नो आई। यानी ये एक लैटिन वर्ड है मेरे भाई, और इसका मतलब क्या होता है, आई। और आई यानी जानते हैं क्या होता है, मैं। क्या होता है बताओ, मैं। अब यानी एक चीज तो यहां बिल्कुल कंफर्म है मेरे भाई, कि इन चारों वर्ड्स में, इन चारों वर्ड्स में एक कॉन्सेप्ट जरूर है, एक कॉन्सेप्ट जरूर है, और वो कॉन्सेप्ट किसका है मेरे भाई, आई यानी क्या बताओ, मैं का है। अब मैं किस तरह आया है इन चारों वर्ड्स में, यही आपको समझना है, यही आपको देखना है। देखो ईगो है तो यहां भी मैं है, ईगो है तो यहां भी मैं है, ईगो है तो यहां भी मैं है, और ईगो है तो यहां भी क्या है बताओ, मैं है। इन चारों वर्ड्स में मैं का कॉन्सेप्ट जरूर है, याद रखिएगा। अब मैं किस तरह से आया, यही आपको सोचना है, समझना है, ध्यान दीजिए। इसके सिवाय अगर आपको बता दो, इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में कहीं भी अगर आपको ईगो दिख जाए, तो याद रखिएगा वहां भी पक्का क्या होगा मेरे भाई, मैं होगा। अब मैं किस तरह होगा, यही आपको सोचना है, यही आपको क्या करना है, समझना है। क्लियर है। अब चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखो ईगो है, आई यानी मैं है। बात करते हैं आईएसटी की, तो ये आईएसटी यहां वर्ड के लास्ट में जुड़ा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये आईएसटी कैसे आया है मेरे भाई, एज अ सफिक्स आया है। कैसे आया है बताओ, एज अ सफिक्स आया है। और एक चीज क्लियर कर लीजिए, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में, अभी मैं आपको पता है इन 4 वर्ड्स के बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की दुनिया में ले चलूंगा। कहां ले चलूंगा मेरे भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच की दुनिया में ले चलूंगा, जहां आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे किसी वर्ड को देखकर आप पहचाने कि वास्तव में जो वर्ड आपके सामने लिखा है वो नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है। इसे कैसे देखकर आप पहचाने। और यकीन मान लीजिए, इसे पढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं 5 मिनट लूंगा, और 5 मिनट बाद आप इंग्लिश लैंग्वेज के मैक्सिमम वर्ड्स, मोर देन 70% वर्ड्स को आप देखकर
बता दोगे कि सर आपने ये नाउन लिख दिया, आपने ये एडजेक्टिव लिख दिया, आपने ये वर्ब लिख दिया, आपने ये एडवर्ब लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लूंगा मेरे भाई। आप पहले देखिए, समझिए इनको। देखिए, सबसे पहले इस आईएसटी की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आईएसटी एज अ सफिक्स, बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, आईएसटी एज अ सफिक्स इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में कहीं भी आपको दिखे तो याद रखिएगा, उसके बारे में 2 चीजें आप बिल्कुल क्लियर कर लो मेरे भाई। कितनी चीजें? 2 चीजें। अब वो कौन सी 2 चीजें हैं? पहला तो ये पक्का है कि अगर आईएसटी कहीं एज अ सफिक्स आएगा तो वो किसी ना किसी व्यक्ति को दिखाएगा। किसको दिखाएगा मेरे भाई? व्यक्ति को दिखाएगा, यानी पर्सन को दिखाएगा। जैसे कैसे? आप देखो, आपने सुना होगा टेररिस्ट, माओविस्ट, नक्सलिस्ट, साइंटिस्ट, सेपरेटिस्ट। आपको पता है जहां भी आईएसटी है वहां पक्का क्या होगा? व्यक्ति होगा। टेररिस्ट भी क्या है? व्यक्ति है। माओविस्ट भी क्या है? व्यक्ति है। सेपरेटिस्ट भी क्या है? व्यक्ति है। नक्सलिस्ट भी क्या है? व्यक्ति है। सब व्यक्ति हैं, और सबके लास्ट में क्या है? आईएसटी। तो आईएसटी याद रखिए, कहीं भी अगर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा एज अ सफिक्स तो वो किसी ना किसी पर्सन यानी व्यक्ति को जरूर दिखाएगा। ये बिल्कुल कंफर्म है, ये बिल्कुल याद रख लीजिए आप, है ना। और आईएसटी है, पर्सन है, तो पक्का जानते हैं वो क्या है? नाउन है। क्योंकि नाउन की डेफिनेशन ही आप कहां से स्टार्ट करते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस। तो पर्सन पहले आता है, आपको पता है, तो वो पक्का क्या है? नाउन है। चलिए, एक तो हमने जाना कि आईएसटी है तो व्यक्ति है, और दूसरा क्या है बताओ? नाउन है। अब जरा समझिएगा, ये व्यक्ति है, पर्सन है, और इस पर्सन के अंदर क्या है बताओ? ईगो, यानी जो कि लैटिन है और जिसका मतलब क्या होता है? मैं है। यानी व्यक्ति है जिसके अंदर मैं है। अब ये मैं कैसे आया जरा समझिएगा। मैं आपको बता दूं, इगोइस्ट जो व्यक्ति होता है उसकी जो मेंटालिटी होती है, जो उसके इंटेंशंस होते हैं, जो उसके इरादे होते हैं, जो उसकी आइडियोलॉजी, विचारधारा होती है, वो हमेशा मैं पहले की होती है। यानी मैं पहले, बाकी सब कहां बताओ? बाद में। यानी वो व्यक्ति जो हर चीज में अपने आप को सबसे पहले रखता हो, और पहले रखने का मतलब कि सिर्फ अपने पहले लाभ के बारे में सोचता हो, अपने पहले फायदे के बारे में सोचता हो। यानी वो ये सोचता हो कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है। यानी मैं अगर इसे करने चल रहा हूं तो कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो सबसे पहले किससे मिलेगा? मुझे मिलना चाहिए। यानी मुझे मिलना चाहिए या मुझे मिले। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो भी अपने बारे में पहले सोचता है। आप ये कह लो, जो अपने फायदे के बारे में टोटली सोचता है, अपने खुद के लाभ के बारे में केवल सोचता है, खुद के हितों के बारे में केवल सोचता है, दूसरों की उसे कोई परवाह नहीं होती है। याद रखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप उसे, या समाज उसे पता है क्या बोलता है? स्वार्थी बोलता है मेरे भाई। क्या बोलता है? स्वार्थी। यानी कहने का मतलब कि सिर्फ ये किसके बारे में सोचते हैं? अपने बारे में। और जो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा तो वो पक्का क्या होगा मेरे भाई? स्वार्थी, यानी सेल्फिश होगा। इगोइस्ट भी कुछ अलग नहीं है, ये यही भावना रखते हैं कि मैं पहले, बाकी सब बाद में, और यही स्वार्थ है। इसीलिए ये स्वार्थी हैं, या हिंदी में से स्वार्थवादी बोलते हैं। यानी आप कह लो, इसका सीधा सा मतलब ही है मेरे भाई कि वो व्यक्ति जो सेल्फिश है, वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचता है, वो व्यक्ति से जो सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचता है, वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, उसे आप क्या बोलेंगे? इगोइस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इगोइस्ट। तो अगर मुझे इसे लिखना हो तो एक जनरल आइडिया के तौर पर मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मी फर्स्ट। मी फर्स्ट का मतलब ही मेरे भाई मैं पहले, बाकी सब क्या बताओ? बाद में। यही एक जनरल आइडिया है, और इसका मतलब ही है, आप कह लो कि क्या है? बोलो भाई, स्वार्थ, यानी स्वार्थी, यानी इगोइस्ट। या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं मेरे भाई, आप कह सकते हैं कि अ पर्सन, यानी कोई भी व्यक्ति जो क्या हो बताओ? स्वार्थी हो। यानी हु इज क्या बताओ? सेल्फिश। हु इज मेरे भाई क्या? सेल्फिश। जो सेल्फिश है वही क्या है बताओ? बोलो भाई, इगोइस्ट है। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं और करके कि अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ फर्स्ट। यानी वो व्यक्ति जो अपने बारे में सोचता हो, और अपने बारे में कैसे सोचता हो मेरे भाई? पहले सोचता हो, उसे क्या बोलते हैं बताओ? इगोइस्ट बोलते हैं। कई तरीके से आप इसे बता सकते हैं। या फिर आप इसे ऐसे भी मेरे भाई लिख सकते हैं, है ना, कि अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट हिज
सेल्फ एडवांसमेंट। क्या बोलेंगे मेरे भाई? सेल्फ एडवांसमेंट ओनली। क्या बोलेंगे? सेल्फ एडवांसमेंट। क्या बताओ? ओनली। आप इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अब जरा समझो, यहां पर एक मैंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लिख दिया है, आपको लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड है। सेल्फ एडवांसमेंट। सेल्फ एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? खुद का लाभ या खुद का भला। अब जरा समझो कि आप इगोइस्ट को कैसे बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति जो क्या है बताओ? सेल्फिश है। सेल्फिश इन द सेंस कि क्या है मेरे भाई? स्वार्थी है। या वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में पहले सोचता है, या वो व्यक्ति जो सिर्फ खुद के लाभ के बारे में सोचता है, वो क्या है बताओ? इगोइस्ट है। कुल मिलाकर ये तीनों एक ही चीज को लेके आ रहे हैं कि ये क्या है मेरे भाई? टोटली सेल्फिश है। इन्हें सिर्फ अपनी परवाह है, दूसरों की कोई परवाह नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे आप क्या बोलेंगे? इगोइस्ट बोलेंगे। जनरल आइडिया के तौर पर आप इसे मी फर्स्ट यानी मैं पहले बोल सकते हैं, यानी मैं पहले बाकी बाद में, यही स्वार्थ है और यही इगोइस्ट है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला जो वर्ड है मेरे भाई वो आपका है इगोटिस्ट। क्या है मेरे भाई? इगोटिस्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप इगोइस्ट और इगोटिस्ट को देखें तो दोनों में सिर्फ एक टी का अंतर है मेरे भाई। किसका अंतर है? टी का अंतर है। और पता है इस टी के अंतर ने, इस टी के डिफरेंस ने वर्ड के मतलब को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो दो चीजें तो अभी भी यहां पे हैं। एक तो है मेरे भाई आईएसटी और दूसरा क्या है? ईगो। और आईएसटी है तो अभी मैंने बताया कि पक्का वो क्या होगा? व्यक्ति होगा। और ईगो है तो पक्का क्या होगा? उसके अंदर मैं होगा। यानी व्यक्ति है, यहां भी इसके अंदर क्या है मेरे भाई? मैं है। लेकिन ये मैं कैसे है जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। इगोटिस्ट जो व्यक्ति होता है मेरे भाई वो ये समझता है कि मैं ऊपर, बाकी सब कहां? नीचे। मैं ऊपर, बाकी सब नीचे। यानी वो व्यक्ति जो अपने आप को सबसे ऊपर समझता हो, सबसे श्रेष्ठ समझता हो, वो ये मानता हो कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, मेरे सिवाय और कोई कुछ नहीं है। इनका जो मैं होता है आपको बताऊं वो टोटली अहंकार में बदल जाता है। अहंकार यानी घमंड में बदल जाता है। और आपको बताऊं ये अहंकारवादी होते हैं। अहंकारवादी यानी अपने सिवाय ये किसी को कुछ भी नहीं समझते। ये समझते हैं कि सब बेकार हैं, जो कुछ हूं मैं ही हूं। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे आप क्या बोलेंगे? इगोटिस्ट बोलेंगे। आपको बताओ ये इतने घमंडी होते हैं, इतने अहंकारी होते हैं कि जो घमंड की, अहंकार की जो चरम सीमा होती है, जो पराकाष्ठा होती है, उसको ये क्या करते हैं? छू लेते हैं। तो अगर कोई घमंडी है, याद रखिए कोई अहंकारी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा अहंकार या घमंड जिसके अंदर है, तो याद रखिए उसे आप क्या बोलेंगे मेरे भाई? इगोटिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इगोटिस्ट। तो इसलिए इसे आप सिंपल टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई कि मी अप। मी अप का मतलब क्या है? कि मैं ऊपर, बाकी सब कहां बताओ? नीचे। मैं ऊपर, बाकी सब कहां मेरे भाई? नीचे। यानी अगर कहा जाए तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि अ पर्सन, क्या बोलेंगे मेरे भाई? अ पर्सन हु इज प्राउड। यानी जिससे क्या हो? घमंड हो। और किस पर घमंड हो मेरे भाई? किसी और पर नहीं, खुद पर। यानी प्राउड ऑफ क्या बताओ? हिमसेल्फ। क्या बताओ? प्राउड ऑफ क्या बोलेंगे? हिमसेल्फ। यानी जिससे अपने ऊपर घमंड हो वो क्या है बताओ? इगोटिस्ट है। मैंने आपको बताया कि इतने घमंडी होते हैं कि जो घमंड की चरम सीमा होती है, पराकाष्ठा होती है, उसको ये क्या करते हैं मेरे भाई? छू लेते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे क्या बोलेंगे? इगोटिस्ट बोलेंगे। क्लियर है? यानी आप इसे पता है ऐसे भी बोल सकते हैं, आप इन्हें ऐसे कह सकते हैं। इनके लिए एक टर्म यूज होता है मेरे भाई, हाइट ऑफ कंसीट। क्या यूज होता है टर्म? हाइट ऑफ क्या बताओ? कंसीट। क्या यूज होता है मेरे भाई? हाइट ऑफ कंसीट। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि हाइट ऑफ कंसीट का क्या मतलब है। ध्यान दीजिएगा, हाइट ऑफ कंसीट। अब जरा समझो हाइट का मतलब क्या होता है। देखो हाइट का मतलब क्या होता है? ऊंचाई से होता है। लेकिन जब हाइट ऑफ करके कुछ वर्ड आप जोड़ते हैं तो ये दिखाता है कि ये उसकी चरम सीमा है, ये उसकी पराकाष्ठा है। जैसे मैं कहूं हाइट ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती की पराकाष्ठा। हाइट ऑफ इनोसेंसी, मासूमियत की पराकाष्ठा। मैंने कहा हाइट ऑफ स्टुपिडिटी, मूर्खता की पराकाष्ठा। उसी तरह हाइट ऑफ कंसीट, तो कंसीट का मतलब होता है मेरे भाई घमंड। आप साफ साफ लिख लीजिएगा। देखो कंसीट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? घमंड। कंसीट का मतलब घमंड। और घमंड की ये क्या है बताओ? पराकाष्ठा है।
क्या है बताओ? पराकाष्ठा है। क्या है बताओ? पराकाष्ठा। क्लियर है? इसके कुछ बहुत शानदार सिनोनिम्स है मेरे भाई, मैं कुछ आपको बताने चल रहा हूं, है ना। ऊपर का पॉइंट्स, ऊपर का जो ये मैंने इगोइस्ट का एक्सप्लेनेशन लिखा है, एक्सप्लेनेशन इगोइस्ट का जो लिखा है इसे आप लिख लीजिएगा, है ना। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, मैं इसे रफ कर रहा हूं, तो चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिएगा, समझिएगा। मैंने क्या बताया कि इसके कुछ बहुत शानदार सिनोनिम्स हैं। अब आप जरा देखिएगा कि कौन कौन से सिनोनिम्स हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा घमंडी है, तो कंसीट से ही आप बना के क्या बना सकते हैं मेरे भाई? कंसीटेड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कंसीटेड। ये इसका सीधा सिनोनिम है। ये क्या है सीधा मेरे भाई? सिनोनिम है। क्या है बताओ? सिनोनिम है, यानी पर्यायवाची जिसे आप बोलते हैं। कंसीट से क्या बना सकते हैं? कंसीटेड बना सकते हैं। आप इसे एरोगेंट बना सकते हैं मेरे भाई। क्या बना सकते हैं? एरोगेंट। एरोगेंट इन द सेंस एरोगेंस से बना है ना। और इसका भी मतलब एरोगेंट का क्या होता है बताओ? घमंडी होता है। क्या होता है? घमंडी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप उसे पता है क्या बुला सकते हैं मेरे भाई? हॉटी बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? देखो, हॉटी। क्या बुला सकते हैं? हॉटी। हॉटी का भी मतलब मेरे भाई क्या होता है? घमंडी ही होता है। क्या होता है बताओ? घमंडी। क्लियर है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप मेरे भाई उसे सुपरसीलियस बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? सुपरसीलियस। आप बहुत अच्छे से देखिएगा, ये भी इसका सीधा क्या है मेरे भाई? सिनोनिम है। और इसका भी क्या है? सेम मतलब है, कुछ अलग मतलब नहीं। इसका भी मेरे भाई क्या है? घमंडी ही है। याद रखिएगा, आप ऐसे इंसान को कैवेलियर बुला सकते हैं मेरे भाई। क्या बुला सकते हैं? कैवेलियर। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई, जब कैवेलियर किसी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। कैसे यूज होगा? एडजेक्टिव के तौर पर। तो इसका मतलब किससे होगा? इगोटिस्ट, यानी क्या बताओ? घमंडी से होगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि यही कैवेलियर अगर किसी सेंटेंस में नाउन के तौर पर यूज हो जाए, कैसे यूज हो जाए मेरे भाई? नाउन के तौर पर यूज हो जाए, तो इसका मतलब कभी भी घमंडी से नहीं होगा। कभी भी घमंडी से इसका मतलब नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर यही कैवेलियर किसी सेंटेंस में एज अ क्या यूज हो जाए? नाउन यूज हो जाए। याद रखिए, अगर कैवेलियर नाउन के तौर पर यूज होता है तो इसका मतलब होता है घुड़सवार सैनिक से। किससे होता है मेरे भाई? घुड़सवार सैनिक से। यानी इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है? माउंटेड सोल्जर से। किससे होता है मेरे भाई? माउंटेड सोल्जर से, यानी घुड़सवार सैनिक से। यानी वो सैनिक जो घोड़े की पीठ पे सवार है उसे क्या बोला जाता है? कैवेलियर। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ सोल्जर ऑन हॉर्स बैक। सोल्जर ऑन कहां मेरे भाई? हॉर्स बैक। क्या बताओ? सोल्जर ऑन क्या बताओ? हॉर्स बैक। यानी घोड़े की पीठ पे सवार सैनिक को आप क्या बोलते हैं? कैवेलियर बोलते हैं। लेकिन जब ये नाउन के तौर पर यूज होता है। लेकिन एक सवाल यहां पे आ रहा होगा आपको कि सर ये बताओ कब ये एडजेक्टिव के तौर पर, कब ये नाउन के तौर पर यूज होगा? तो आपको पता है एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। और एडजेक्टिव की जो पोजीशन होती है वो जनरली नाउन के क्या होती है? पहले होती है। आपको ये भी पता है ना। तो मैंने कहा जैसे अगर मान लो एडजेक्टिव नाउन के तौर पर अगर आपको कंफ्यूजन होगा इसके यूसेस पे, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। जैसे नीचे का पार्ट है उसे मैं रफ कर दे रहा हूं, या मान लो, हाँ, नीचे के पार्ट को रफ ही करना बेटर रहेगा क्योंकि स्पेस है नहीं डियर, है ना। देखिए, जैसे समझिएगा कि कब ये यूज होगा नाउन के तौर पर, कब ये यूज होगा मेरे भाई एडजेक्टिव के तौर पर। जैसे मान लो एग्जाम्पल से आप समझिएगा, जैसे मैंने कहा कि ही इज अ गुड कैवेलियर। क्या लिखा? ही इज अ गुड कैवेलियर। अब मैंने कहा ही इज अ गुड कैवेलियर, तो आप एक बात बताओ मेरे भाई कि कैवेलियर यहां क्या है? छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये बताओ गुड क्या है? आपको पता है एडजेक्टिव है।
तो कैवलियर यहाँ क्या है मेरे भाई, नाउन है, यानी इसका मतलब है कि वो घुड़सवार सैनिक है। और आपको पता है कैसा सैनिक है घुड़सवार सैनिक, अच्छा घुड़सवार सैनिक है। यानी यहाँ पे कैवलियर नाउन है तो इसका मतलब किससे होगा बताओ, घुड़सवार सैनिक से होगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं बोलता मेरे भाई कि ही इज अ कैवलियर मैन, क्या बोलता, ही इज अ कैवलियर, क्या बताओ, मैन। तो ये बताओ मेरे भाई कि मैन यहां पर क्या है बताओ, बोलो भाई, नाउन है। और इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ये एडजेक्टिव बता रहा है। तो आपको पता है कैवलियर यहाँ एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब घुड़सवार सैनिक से नहीं होगा, इसका मतलब जानते हैं किससे होगा, एगोटिस्ट यानी क्या बताओ, घमंडी से होगा। किससे होगा मेरे भाई, एगोटिस्ट यानी किससे, घमंडी से। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कब ये एडजेक्टिव का काम करेगा, कब ये मेरे भाई नाउन का काम करेगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए एक और बड़ी शानदार चीज है जो मुझे यहां पे याद आ रही, मैं आपको बताऊं। इन सारे वर्ड्स का, यानी आप कह लो इगोटिस्ट, कंसीटेड, एरोगेंट, हॉटी, सुपरसीलियस, कैवलियर, जो भी लिखा है, इसका एक और क्लोज सिनोनिम है मेरे भाई, बहुत शानदार वर्ड है, प्रेजम्पटुअस। क्या है मेरे भाई, प्रेजम्पटुअस, याद रखिएगा, प्रेजम्पटुअस, याद रखिएगा। प्रेजम्पटुअस भी आपको बताऊं इसका सीधा या यूं कह लो क्लोज सिनोनिम है। किसका मेरे भाई, यही जो सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनका सीधा सिनोनिम क्या है बताओ, प्रेजम्पटुअस है। प्रेजम्पटुअस कौन होता है जरा समझो, किसे आप बोलते हैं। प्रेजम्पटुअस उस व्यक्ति को बोलते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, यानी जो अति आत्मविश्वास का क्या होता है, शिकार होता है, और उसका अति आत्मविश्वास मेरे भाई घमंड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, घमंड में। तो ये भी इसका क्लोज सिनोनिम है, इसीलिए आप इसे ओवर कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, ओवर कॉन्फिडेंट। क्या बोल सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट। क्लियर है। और ओवर कॉन्फिडेंट इनका किस में बदल जाता है, एरोगेंस में बदल जाता है, इसीलिए एरोगेंट ये कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एरोगेंट कहलाते हैं। क्लियर है मेरे भाई। तो बेसिकली आप समझ लो कि आज के सेशन में, आज के लेक्चर में टाइम है नहीं ज्यादा, इसलिए मैं इन दो वर्ड्स को नहीं डिस्कस करूंगा, ईगो सेंट्रिक और ईगो मैनियक को। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वही वहां जब हम स्टार्ट करेंगे तो इन्हीं दो वर्ड से स्टार्ट करेंगे, ईगो सेंट्रिक और क्या बताओ, ईगो मैनियक से। आज के सेशन में बेसिकली मैंने आपको सिर्फ बताया है कि कैसे पढ़ेंगे, क्या मेथोडोलॉजी होगी, और हमने बाकायदे इसका एनालिसिस भी किया है कि क्या हमारी प्लानिंग वगैरह होगी, है ना। लेकिन मैंने आपको सिर्फ दो ही वर्ड पढ़ाए हैं मेरे भाई, एक तो इगोइस्ट, दूसरा इगोटिस्ट। इगोइस्ट क्या होता है, मी फर्स्ट, यानी मैं पहले, यानी मैं पहले बाकी सब बाद में। इसका मतलब होता है स्वार्थ, यानी जो व्यक्ति स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने लाभ के बारे में सोचता है, वो इगोइस्ट है। दूसरा इगोटिस्ट है। इगोटिस्ट मैंने क्या बताया, मी अप। मी अप का मतलब मैं ऊपर बाकी सब नीचे, यानी इसका मतलब कि ये टोटली क्या है, घमंडी है, अहंकारवादी है मेरे भाई, अहंकारी है, और इतने अहंकारी हैं कि जो अहंकार की चरम सीमा होती है उसको ये छू लेते हैं। क्लियर है। फिर इसके बहुत सारे मैंने सिनोनिम्स भी बताए हैं इगोटिस्ट के। इगोटिस्ट का सिनोनिम कंसीटेड है, एरोगेंट है, हॉटी है, सुपरसीलियस है, कैवलियर है। आपको बता दूं क्या है भाई, कैवलियर है, कैवलियर है, सुपरसीलियस है ना। और कैवलियर में मैंने बताया है कि ये जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो आपको पता है ना मेरे भाई, तब इसका मतलब घमंडी से होगा। लेकिन यही कैवलियर जब नाउन का काम करेगा तो आपको बता दूं, साफ साफ समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होगा, घुड़सवार सैनिक से होगा। इसका एक और शानदार सिनोनिम मैंने बताया, क्या बताओ, प्रेजम्पटुअस भी, ये भी इसका सिनोनिम है। क्लियर है। जिसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होता है, यानी अति आत्मविश्वास का ये शिकार होते हैं, और इनका अति आत्मविश्वास घमंड में बदल जाता है। आ रही बात समझ में। अगला जो सेशन होगा मेरे भाई, उसमें हम लोग ईगो सेंट्रिक और ईगो मैनियक पे चर्चा करेंगे, और इसके आगे से आगे बढ़ाएंगे। फिर मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की दुनिया में ले चलूंगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन पे आपसे मुलाकात होगी, वर्ड पावर की एक और शानदार और दमदार क्लास के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।